अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखो, अगर आप लोगों ने आइस स्केटिंग करते हुए देखा होगा, जिसे फिगर स्केटिंग भी कहते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जब तक हाथ और पैर इस शख्स के दूर हैं तब तक ये स्लो मूव करता है, और जैसे ही हाथ और पैर बॉडी के करीब आते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। अगर कभी नहीं देखा तो इस वीडियो में आप दोबारा से देखो कि जब तक हाथ और पैर बॉडी से दूर हैं तो रोटेशन स्लो है, जैसे ही हाथ पैर बॉडी के करीब आते हैं वैसे ही रोटेशन तेज हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने कभी हाई डाइविंग करते हुए देखा हो तो यहां पर आप ऑब्जर्व करो कि ये बच्चा जब हाई डाइविंग करेगा, जैसे ही छलांग लगाएगा तो छलांग लगाते ही ये अपने पैरों को हाथों से पकड़ लेगा, और पैरों को हाथों से पकड़ने के बाद ये कई मर्तबा जो है वो कलाबाजी खा सकता है, कई मर्तबा घूम सकता है। तो जब इसे घूमना होता है पैरों को पकड़ लेता है, और जब रोटेशन रोकनी होती है तो ये पैरों को अपने हाथ से छोड़ देता है। देखिए फिर से, पैरों को पकड़ लिया, गोल घूम रहा है, पैरों को छोड़ दिया और स्ट्रेट हो गया। इसी तरीके से एक तीसरी एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। एक शख्स जो कि टर्न टेबल के ऊपर है, घूमने वाली कुर्सी के ऊपर है समझ लो, और इसके हाथों में 2 डंबल्स हैं। जैसे ही ये रोटेट करता है और डंबल्स अपने हाथों को फैला लेता है तो स्लो हो जाता है, और जैसे ही हाथों को करीब करता है वैसे ही इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्चुअली इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, और वो रीज़न आज हम लोग समझने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज का जो टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम के हवाले से है, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए एक छोटी सी बात है जो कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, वो है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, यानी कि वो अपने स्टेट को कितना कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, और वही जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है P इज इक्वल टू mv के। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की ज़्यादा कोशिश करती है, और दूसरा डिपेंड करता है स्पीड पर या वेलोसिटी पर, कि जो उसकी वेलोसिटी होती है अगर वो ज़्यादा होती है तो जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, यानी कि वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की ज़्यादा कोशिश करेगी। अगर पूरी बात जाननी है, इन डेप्थ समझना है, तो लीनियर मोमेंटम का टॉपिक जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। मैं यहाँ पर आई बटन के अंदर डाल भी दूंगा, आप उसको देख लो ताकि लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पहले अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंगुलर मोमेंटम को कैसे समझोगे? देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, और वो साइकिल इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, और आप जो है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, पैर उठाते हो, तो आप देखोगे उसको बैलेंस करना डिफ़िकल्ट होगा और गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है ना? जब टायर रुका हुआ है तो आप देखें वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं कर रहा, नतीजे में वो साइडों पर गिर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसी साइकिल को देखते हैं जो कि जिसके जो व्हील्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, जिसके जो टायर्स हैं गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। चाहे हम पैडलिंग रोक ही क्यों ना दें, आप देखेंगे जो साइकिल है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, अपनी रोटेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। एक्चुअली वही जो क्वांटिटी है उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब टायर रोटेट हो रहा होता है तो वो अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटिन्यू करता है, नतीजे में जो साइकिल है वो एकदम सीधी रहती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है, साइडों में नहीं गिरती। और अगर हम एग्जैक्टली समझना चाहें डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो देखो ये प्रॉपर्टी है किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, जो कि आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई से शो करते हैं, और जनरली उसका फॉर्मूला जो है वो mr² के बराबर होता है, और डिफरेंट शेप्स के लिए हमने डिफरेंट देखा था। मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कितनी कोशिश करती है, जितना वो अपने उस रोटेटिंग मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है उतना ही ज़्यादा होता है एंगुलर मोमेंटम। ये मैं आपको फिजिकल बात समझा रहा हूँ, और मैथमेटिकली तो ये डेफिनेशन बनी रही है। ये एक प्रॉपर्टी है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, जो अपने स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, रोटेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, और वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल से शो करते हैं वो एक्चुअली बराबर किसके है? तो बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से शो करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय किसके? एंगुलर वेलोसिटी के। इन दोनों पर डिपेंड करती है। और एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर होता है mv के।
और ये लीनियर मोशन के अंदर होता है। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में होता है, उसको एल से शो करते हैं। जो काम लीनियर वेलोसिटी का होता है स्ट्रेट मोशन में, वही काम एंगुलर वेलोसिटी का होता है रोटेटरी मोशन में। और जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि वही काम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है इन चैप्टर्स की, इसी वजह से सारे टॉपिक्स जो है उनको स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की कि जिसके ज़रिए वो जो है अपने जो रोटेशनल मोशन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी को रोकना मुश्किल है, इट मीन्स उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है। किसी रोटेटिंग बॉडी को रोकना आसान है, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कम है। और वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय इट्स एंगुलर वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एम्प्लॉय करती है जो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी जब मैं आपको फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा तो मैं बिल्कुल जो है वो आपको समझाऊंगा कि डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दो और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानने के लिए। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्या यूनिट होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर सेकेंड को हम सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं। कैसे आया वो भी फार्मूले के अंदर क्लियर हो जाएगा। और अगर डायमेंशन बताई जाए तो डायमेंशन भी ऐसी होती है, किलोग्राम मास की डायमेंशन होती है M आ गया, मीटर लेंथ की डायमेंशन है L आ गया, और स्क्वायर लगा हुआ था मीटर के साथ तो L के साथ भी स्क्वायर आ गया। सेकेंड टाइम की डायमेंशन है तो T लिख दिया, और क्योंकि इसके साथ इन्वर्स लिखा हुआ था तो यहाँ पे इन्वर्स आ गया। एंगुलर मोमेंटम की जो ये यूनिट है और डायमेंशन है, ये MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ना आपको बड़ी दो अहम बातें बताता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक्चुअली दो सिचुएशंस के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, दो सिचुएशंस के अंदर हो सकता है। और कौन सी हैं वो दो सिचुएशंस? एंगुलर मोमेंटम की दो सिचुएशंस। पहली सिचुएशन ये है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, गोल गोल घूम रहा है एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, ठीक है, ये एक केस हो गया। और इस केस की मिसाल हो सकती है जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो वो एक अलग केस है एंगुलर मोमेंटम का, और इसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला केस। इस केस के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, L = R क्रॉस P के बराबर। सही है। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड न्यूक्लियस, या अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी अराउंड सन, ठीक है। और दूसरा जो केस है वो केस होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट कर रहा हो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। वो भी रोटेट कर रहा है और रोटेशन कर रहा है, यानी कि वो जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद उस ऑब्जेक्ट में से पास हो रहा होगा। डिफरेंस है ना, देखो, रोटेट करने का मतलब क्या हो गया कि वो जो एक्सिस है, स्पिन करना समझ लो कि वो जो एक्सिस है वो उसी बॉडी से पास हो रहा है। जैसे भी फिगर के अंदर दिखाता हूँ ऐसा कुछ, अगर ये बॉडी इस तरीके से कुछ स्पिन कर रही है तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसमें से ही पास हो रहा है, जबकि इस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ कहीं पर होता है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है। इसकी मिसाल हो सकती है अर्थ जो रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करती है, और ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन जो है वो स्पिन भी कहलाता है, और एक्सिस जो है वो सेंटर से पास हो रहा होता है। इस केस में जो फार्मूला है वो डिफरेंट अप्लाई होगा। इस केस में वो फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि ऑलरेडी मैंने आपको भी बताया कि वो जो L है वो बराबर होगा I क्रॉस ओमेगा के। और I क्या चीज़ है? I याद रखना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी है, और बाकी जो एंगुलर मोमेंटम है उसको तो L से ही शो करते हैं, दोनों जगह हमने L से ही शो करा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लो, वो खुसूसियत जिसके ज़रिए कोई बॉडी अपने रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और वो दो तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो R क्रॉस P से आ जाएगा, और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसको रोटेशनल इनर्शिया से ही मालूम करना होगा, ठीक है। अब हमारा जो बुक है उस बुक के अंदर जो है
पॉइंट ऑब्जेक्ट के हवाले से फॉर्मूला ड्राइव करवाया गया है, जो कि हमारे टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको पहले ड्राइव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आ गया, इसका सेंटर पॉइंट ओ कर देते हैं, और जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल पी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये पार्टिकल है, इसका फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो लीनियर मोमेंटम भी इस तरफ होगा। और ये जो है इसको हम शो करते हैं आर से। तो अगर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम का, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। पी क्या है? पी यही जो है वो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है ना पी, वो होता है एम वी के बराबर। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वहीं पे मोमेंटम होगा। ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास पी की, और ये जो एक्सिस हमें नज़र आ रहा है ये हमें नज़र आ रहा है आर ना, ये आर की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों के का अगर क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया जाए, याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लॉजिक था, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर एक नया वेक्टर आ जाए, तो इस मल्टीप्लाई करने के तरीके को कहते हैं एंगुलर, इस मल्टीप्लाई करने के तरीके को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, यानी कि एक बात याद रखेंगे आप लोग, ये जो एल आएगा हमारे पास वो इन दोनों के 90 डिग्री पर होगा, या हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेट से अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि आर जो है वो है एक्स एक्सिस में और पी जो है लेट से वाई एक्सिस के अंदर है, तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बाहर की तरफ होगा, स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा या स्क्रीन से अंदर जा रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम होगा जेड एक्सिस में। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, आर के और लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। और अगर डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट याद है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आर क्रॉस खत्म करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये बराबर आता है आर पी साइन थीटा के। तो एल का एक फॉर्मूला बन सकता है आर पी साइन थीटा। ओके, और लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है, आर अपनी जगह पर है और पी की जगह पर आ जाएगा एम वी और साथ में लिखा हुआ है साइन थीटा। इट मीन्स एक फार्मूला ये भी बन सकता है एम वी आर या एम आर वी, कुछ भी कर लो, साइन थीटा। तो हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। लेकिन एक जो फाइनल फार्मूला है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा देखो, ये जो लीनियर मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। आप वेलोसिटी और रेडियस का एंगल देखो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। लेकिन हो सकता है इत्तेफाक से अभी बन रहा हो, कहीं और देख लेते हैं। अगर यही पार्टिकल घूमते हुए इधर आ जाएगा तो रेडियस इस एक्सिस में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तब भी एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। हो सकता है रोटेट करते करते इधर आके कुछ चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी देखो वेलोसिटी इस तरफ होगी, रेडियस इस तरफ होगा। इट मीन्स वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा बन रहा है 90 डिग्रीज। तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ L इज इक्वल टू एम वी आर और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90, तो आपने याद रखना है कि जो साइन 90 डिग्रीज है वो एक्चुअली बराबर होता है 1 के। तो अब हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या बना, एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल वाला, पॉइंट वाला ना, पॉइंट वाला जो केस है उसके मुताबिक वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, फिर वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी या फ़िलहाल तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पीड कितनी है, मास ऑफ पार्टिकल कितना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी है, और जो आर है रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो कितना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इनके ऊपर डिपेंड करता है और इन सब के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। मास ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा। इट मीन्स उसको रोकना मुश्किल होगा। वो पार्टिकल जिसका मास ज़्यादा है और वो रोटेटरी मोशन कर रहा है उसको रोकना मुश्किल है। वेलोसिटी ज़्यादा है, रोकना मुश्किल है, देर में रुकेगा। और इसी तरीके से रेडियस जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा होता है एंगुलर मोमेंटम। ये बात याद रखना क्योंकि आगे मैं आपको ये बात दोबारा से बताऊंगा तो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा, एक बात और
यूनिट के बारे में हमने बात करी थी और मैंने कहा था मैं आपको समझा दूंगा यूनिट कैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो देखिए, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और रेडियस का यूनिट होता है मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड -1 हो जाएगा। इसी की मदद से अगर आप डायमेंशन निकालोगे, किलोग्राम की जगह पर m आएगा, मीटर की जगह पर लेंथ आएगा, और अगर टाइम को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या उसे हम कह सकते हैं t-1 के बराबर। ओके जी, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। बस अब जल्दी से बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो स्टेटमेंट पहले समझ लो, द मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। जो मोमेंटम होता है किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, उसे क्या कहते हैं, पहली बात उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सही है, वो जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और स्टेटमेंट कहती है कि वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज अनलेस, कब तक, सम टाइप ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो। सही है, किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं होता जब तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो। ठीक है, और टॉर्क आपके जहन में होगा ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पर किसी चीज़ का गोल घूम जाना, तो वो जब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक जो है एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। और इसी बात को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। जब जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होता है किसी बॉडी पे जो एक्ट करता है वो किसके बराबर हो, 0 के। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट जब तक 0 रहेगा, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहे। इट मीन्स अगर एक्सटर्नल टॉर्क आता है तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। ठीक है, MVR कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव कराया पार्टिकल के लिए, MVR इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है जब तक बॉडी पे लगने वाला जो नेट टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है। ठीक है जी, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने का एक थोड़ा सा तरीके का आ रहा है हमारे पास। कंसिडर कर लेते हैं एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, और किसी भी उसमें, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ, ये सेंटर है, तो जो सर्किल है उसका रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो बराबर है R के। कहीं से भी नाप सकते हो, ये भी जो है वो R के ही बराबर होगा। थोड़ा सा 3D फॉर्म में मैंने बनाया है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात हम देख लेंगे कि जो इसका ओरिजिन है उसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं अपनी डेरिवेशन के लिए, ताकि हर किस्म का टॉर्क जो है वो क्लियर हो जाए। जो सेंटर है वो यहाँ के बजाय मैंने यहाँ कहीं पे शिफ्ट कर दिया और पार्टिकल वहीं का वहीं रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास सर्किल, और याद रखो ये उसका सेंटर है जिसके अराउंड जो है, ये वो ओरिजिन है जिसको ओ से शो कर देते हैं, जिसके अराउंड जो है वो पार्टिकल रिवॉल्व करेगा। ओरिजिन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, सेंटर से थोड़ा सा हटा दिया सर्किल के। तो जो रेडियस होगा एक्चुअली वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर किया जाएगा, इसके बजाय ये लंबा वाला आर रेडियस मेजर किया जाएगा। और बल्कि ये जो हिस्सा बनेगा ये आर का ही एक कंपोनेंट बनेगा जिसको हम बोल देंगे आर परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि वाई एक्सिस के नजर आ रहा है, ये आर परपेंडिकुलर एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर होगा। ये ओमेगा भी कह सकते हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। जब भी कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो वाई एक्सिस में होता है। अगर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है एक्स और जेड एक्सिस में, अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो मतलब वो एक्स और जेड एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वाई एक्सिस में आएगा। रेडियस होता है ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का फासला, और जो भी इसका मोमेंटम है, लेट से इस तरफ इसका मोमेंटम है, तो ये बराबर हो गया आर के। और आर को मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये जो आर है लेट से इधर से लेके इधर तक का, इसको दो पार्ट में मैंने रिजॉल्व कर दिया। एक तो हो गया आर पैरेलल, आर पैरेलल का मतलब हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, और आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, ये जो आर परपेंडिकुलर है इधर से लेके इधर तक का, इसका मतलब हो गया कि ये है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और बाकी ओमेगा तो आपको नजर ही आ रहा है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है।
अब अगर मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैं उसी को प्रूव करना चाह रहा हूँ ना कि वो कांस्टेंट रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो जनरल फार्मूला ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है L वो बराबर होता है R क्रॉस P के। ठीक है, ऐसे ही आता है, दोनों वेक्टर्स होते हैं, R क्रॉस P के बराबर आता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि R को मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया है। जो वेक्टर R है उसको दो पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया है। किस किस में? एक है R पैरेलल और दूसरा है R परपेंडिकुलर। दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ के आ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। तो R की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आ जाएगा, R की जगह पर आ जाएगा R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर और क्रॉस के साथ लिखा हुआ है P। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का लेना पड़ेगा। R पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा P के साथ। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर यहाँ पर आ जाएगा R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई हो जाता है P के साथ, जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। ये आ गया R परपेंडिकुलर। तो R परपेंडिकुलर और L मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो हमारे पास R क्रॉस P आएगा ना, ये आएगा L परपेंडिकुलर। L परपेंडिकुलर क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया था इस तरीके से लिख के कि L R क्रॉस P के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है जो आंसर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, 90 डिग्रीज पर आता है। ठीक है, तो अगर R पैरेलल की बात कर रहे हैं तो जो आंसर होगा वो उसके परपेंडिकुलर आएगा। दैट्स वाई मैंने उसको क्या नाम दे दिया? R परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? R परपेंडिकुलर की बात हो रही है, R परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो जो आंसर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्रीज पर आएगा। और इसके 90 डिग्रीज का मतलब वो हो जाएगा L पैरेलल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको समझाया कि जो एंगुलर मोमेंटम का आंसर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, मतलब 90 डिग्री पर आता है, तीसरे एक्सिस में आता है। तो R पैरेलल को जब P से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री पर आएगा, यानी कि उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो पैरेलल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर L परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब R परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट P के साथ आएगा तो वो 90 डिग्री पर आएगा। परपेंडिकुलर का 90 डिग्री कहलाता है पैरेलल। ठीक है, इस वजह से उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम पैरेलल, यानी कि L पैरेलल। अब अहम बात क्या है जो आपने याद रखनी है, अगर मैं पहले आपको L परपेंडिकुलर के बारे में बताता हूँ तो याद रखो, ये जो L परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली किसके बराबर है? वो बराबर है R पैरेलल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं P से। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमें याद रखना है, ये R परपेंडिकुलर को शो कर रही है। अच्छा, ऑल्सो अगर टॉर्क की बात करें, जो टॉर्क परपेंडिकुलर होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा R पैरेलल क्रॉस F के। जो टॉर्क की डेफिनेशन वो ये होती है, टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F के। तो इस वजह से जो परपेंडिकुलर, अच्छा फिर वही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर परपेंडिकुलर आता है, तो अगर R पैरेलल लिख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ही बनेगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है दोनों तरफ चेंज अप्लाई कर देना। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेंज ऑफ, इस इक्वेशन को कर रहा हूं, यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा चेंज को शो करता है। तो उसी तरीके से जो स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये जो डी लिखा हुआ है स्मॉल वाला, ये शो करता है वेरी स्मॉल चेंज को। ठीक है ना, ये कैलकुलस के अंदर होता है, लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक कैलकुलस पढ़ी नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो इस वजह से मैं ज़रा बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डेल्टा जो है वो एक बड़ा चेंज भी हो सकता है, बट डी जब भी लिखते हैं तो वो एक स्मॉल चेंज को शो करता है, और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डी एल लेमडा डिवाइड बाई डी टी, और इसी तरीके से यहाँ पर आर पैरेलल तो अपनी जगह पर रहेगा, ये जो डेरिवेटिव का निशान है डी अपॉन डी टी है, ये एक्चुअली आ जाएगा डी अपॉन डी टी पी के साथ।
और अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली बराबर होता है फोर्स के। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें इसकी जगह पर मैं F लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं F लिखूंगा। देयरफॉर डी एल परपेंडिकुलर अपॉन डी टी बराबर आएगा आर पैरेलल, और इसको क्रॉस कर रहे हैं हम किसके साथ, F के साथ, ठीक है ना। और अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है आपको आर क्रॉस एफ, ये एक्चुअली किसके बराबर है, टॉर्क के। तो इसका मतलब जो चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का, वो डिपेंड करता है टॉर्क पे। सही है। ये कौन सा वाला कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको एल परपेंडिकुलर समझा दिया, जो कि एक्चुअली टॉर्क पे ही डिपेंड कर रहा है। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट है, वो हमारे पास कंपोनेंट आएगा पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। ये कौन सा वाला था, ये दोबारा देख लो, ये हमारे पास एल परपेंडिकुलर आया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है टॉर्क पे। अब अगर बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट की, पैरेलल कंपोनेंट कौन सा वाला था, पैरेलल कंपोनेंट था डी एल पैरेलल डिवाइड बाय डी टी करेंगे तो वो भी टॉर्क पे डिपेंड करेगा। और याद रखो इन पैरेलल एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस है उस पर तो टॉर्क है ही नहीं ना, टॉर्क तो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, टॉर्क परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, पैरेलल तो करती नहीं है। इन पैरेलल एक्सिस टॉर्क बराबर है जीरो के। तो फाइनल लॉजिक हमारे पास क्या बनी, फाइनल लॉजिक ये बनी तो ये तो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है, सही है। और टॉर्क तो आपको अभी मैंने बता दिया किसके बराबर है, जीरो के। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में टाइम के लिहाज से जो चेंज आ रहा है वो जीरो है, सही है। और वी कैन राइट एज, इसी को लिखने का दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता है, और वी कैन राइट एज, अगर मैं कह रहा हूं कि टाइम के लिहाज से एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब मैं यही कह रहा हूं ना, टाइम के लिहाज से एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो जीरो है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात साबित हुई कि जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट रहने से हमारे जो वीडियो की स्टार्टिंग थी, जहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग वीडियोस दिखाई थी, उधर क्या लॉजिक बनती है वो समझ लेते हैं। तो देखो, रोटेट करने के दौरान जब हाथ पैर दूर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ज़्यादा है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था L बराबर होता है mv/r के, ठीक है। अब इस शख्स का मास जो है वो तो कांस्टेंट रहता है और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर है। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी रेडियस पे, सही ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। ये जो सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या नज़र आ रही हैं, कांस्टेंट नज़र आ रही हैं। L भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, तो V और R का जो आपस का रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स रिलेशन बनेगा। तो जब हाथ पैर दूर हैं तो रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा तो स्पीड कम, ठीक है। और जैसे ही हाथ पैर करीब आ गए तो नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में ये हुआ कि रेडियस हो गया कम, तो अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए अचानक से स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब इस मोशन में जो काम कर रहा है वो है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। यहाँ पर भी क्या मामला है, आप देखो, जब इस लड़के के हाथ और पैर बॉडी से दूर हैं तो ये रोटेशन नहीं करवा पा रहा, लेकिन जैसे ही ये हाथों को पकड़ लेता है, अपने हाथ पैर बॉडी के करीब ले आता है, तो नतीजे में जो रेडियस है वो कम हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और सारी बात यह है कि किसी भी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना होता है, और जब इसे रुकना होता है, स्पीड कम करनी होती है, तो ये पैरों को छोड़ देता है और रोटेशन रुक जाती है। और आखिरी जो हमारी मिसाल थी वो शख्स की जो कि इस टर्न टेबल के ऊपर रोटेट कर रहा था, इसके साथ भी ये मामला है कि जैसे ही अपने हाथों को फैलाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। देखो, ये हाथ पैर दूर हो गए तो रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और फिर आप देखेंगे कि ये स्लो घूमेगा। लेकिन जैसे ही इसने हाथों पैरों को बॉडी के करीब कर लिया तो रेडियस कम हो गया, और रेडियस कम होने का मतलब स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। स्लो हो गया, स्पीड बढ़ गई। यही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। कोई परेशानी है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।